हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल सिलेक्शन पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो चौहान वंश एवं उनके शासकों से संबंधित रहेगी। जैसा कि आपको पता है कि हमने मेवाड़ के राजवंश कंप्लीट कर लिए हैं और उसके अलावा हमने जो मारवाड़ के राठौर वंश है उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है उनकी क्लास भी अपलोड कर दी गई है। अब जो हमारा टॉपिक है वो चौहान वंश है और चौहान वंश में जो सबसे हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो अजमेर के चौहान वंश रहेंगे। इनकी उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे और इनके जो प्रमुख प्रमुख शासक हैं उन पर चर्चा करेंगे। उसके बाद में रणथंभौर के चौहान वंश के बारे में पढ़ेंगे और जालोर के चौहान वंश के बारे में भी पढ़ेंगे। रणथंभौर और जालोर के चौहानों में केवल दो शासक ही इम्पोर्टेंट हैं, जैसे रणथंभौर का हमीर और जालोर का कानरदेव। इसके जो पूर्व के जो शासक हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत ही चर्चा कर लेंगे, ठीक है। और जो हमारी क्लास है उनका आधार वही है आरबीएससी और एनसीईआरटी की किताबें, और यहाँ पर आपको हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे, ठीक है दोस्तों, हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन पॉइंट का ये लोगो है, आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी हमारी क्लास है वो आपसे जल्द से जल्द आप तक पहुँचे। इसके अलावा हमारे इस चैनल पर डेली के करंट अफेयर से संबंधित क्लासें भी अपलोड कर दी जा रही है, आप वहाँ से भी अपने करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर सकते हो। और ये जो करंट अफेयर्स है वो सुजस जो डेली प्रकाशित होती है, इसके अलावा जो मासिक डेली की जो पत्रिकाएं हैं जैसे दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, उनसे भी जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण समसामयिक घटना है उनका पढ़ाया जाता है, उनका अध्ययन करवाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम हमारी क्लास को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम शाकंभरी के चौहान वंश एवं उनके शासकों के बारे में चर्चा करेंगे। शाकंभरी के चौहान इसलिए कहा जाता है क्योंकि शाकंभरी इन चौहान वंशों की क्या थी, कुल देवी थी, ठीक है। और ये अजमेर और उसके आसपास के क्षेत्रों में उन्होंने अपना शासन स्थापित किया था। चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित जो अलग अलग विद्वानों द्वारा मत दिए गए उन पर चर्चा करते हैं कि गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार ये सूर्यवंशी है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने अपने मतों में चौहान वंशों को किस वंश से बताया, सूर्यवंश से संबंधित क्षत्रिय बताया है। इसके बाद में अचलेश्वर महादेव का लेख है, अचलेश्वर महादेव मंदिर के लेख में इन्हें चंद्रवंशीय माना गया है। कौन से लेख में, अचलेश्वर मंदिर से जो प्राप्त लेख है उसमें चौहानों को चंद्रवंशीय माना गया है। किन्हें क्या माना गया है, चौहानों को चंद्रवंशीय माना गया है। इसके अलावा दशरथ शर्मा ने चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से माना है। किससे माना है, ब्राह्मण वंश से। पंडित था तो इन्होंने चौहानों की उत्पत्ति भी किससे मान ली थी, पंडित जाति से, ब्राह्मण जाति से माना है। इसके अलावा जैनक द्वारा रचित पृथ्वीराज के द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था, जैनक, ये पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में था, में इन्हें सूर्यवंशी बताया गया है। अर्थात गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अलावा जैनक ने भी इन्हें सूर्यवंशी माना है। किन्हें, चौहान वंश को जैनक ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज विजय में किस वंश से संबंधित माना है, सूर्यवंशी से। किससे, सूर्यवंश से। इसके अलावा पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई की रचना है, इनमें इन्हें अग्नि से उत्पत्ति मानी गई है, जो हमने पहले जिक्र किया था कि आबू के पर्वतों पर एक यज्ञ हुआ था जिसमें 4 राजपूत शासकों की उत्पत्ति हुई, 2 चै की, 2 पै की, एक चौहान, एक चालुक्य, एक परमार और एक प्रतिहार, ठीक है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति किससे मानी गई है, अग्निवंश से मानी गई है। इसके अलावा अशोप ने इन्हें झील के चारों ओर, अशोप नामक एक विद्वान है, उन्होंने इन्हें
झील के चारों ओर, यानी कि झील के चारों ओर क्षेत्र में रहने के कारण इसके लिए चहमान शब्द का प्रयोग किया था। किस शब्द का प्रयोग किया था? चहमान, और जो बाद में अपभ्रंश होता होता हुआ चौहान के रूप में बदल गया था। इसके अलावा हर्षनाथ अभिलेख जो 973 ईस्वी का है में चौहानों की प्राचीन राजधानी अनंत प्रदेश माना गया। किस प्रदेश को माना गया? अनंत प्रदेश। ये सीकर और उसके निकटवर्ती क्षेत्र का भूभाग है, उसके लिए अनंत प्रदेश शब्द का प्रयोग किया जाता था। हर्षनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? सीकर में स्थित है, और यहीं चौहानों के देवता हर्षनाथ का मंदिर भी स्थित है। ठीक है, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह मिलती है कि हर्षनाथ अभिलेख का संबंध किस वंश से संबंधित है? तो आपका उत्तर रहेगा चौहान वंश। किस वंश से? चौहान वंश। ये 973 का है। उसके अनुसार चौहानों की उत्पत्ति अनंत प्रदेश यानी सीकर और उसके आसपास के क्षेत्रों में मानी जाती है। और इसके अलावा चौहाना के जो कुल देवता है हर्षनाथ जी का मंदिर भी यहाँ पर बना हुआ है। इसके अलावा हमीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी के द्वारा रचित है। सुरजन चरित्र में चौहानों की उत्पत्ति जन्मभूमि पुष्कर को माना है। पुष्कर जो झील है अजमेर में स्थित है, उसके आसपास चौहानों की उत्पत्ति का क्षेत्र माना गया है। किसके द्वारा? हमीर महाकाव्य एवं सुरजन चरित्र के द्वारा। इसके अलावा बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माता कौन है? वासुदेव चौहान। कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। बिजोली शिलालेख का संबंध किस वंश से संबंधित है? तब हमारा राइट आंसर रहेगा किससे? चौहान से। और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांभर झील का निर्माता कौन है? तो वासुदेव चौहान। कौन है? वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान जो चौहान वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष है कहा जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार मारवाड़ का आदि पुरुष रावसिहा और मेवाड़ का आदि पुरुष किसे माना गया था? गुहिल को माना गया था। वासुदेव चौहान का जो समय था वो लगभग 551 ईस्वी के आसपास भी माना गया है। इसके बाद में आगे चलते हैं। प्रारंभ में चौहान गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, क्योंकि पहले जो राजस्थान का क्षेत्र था वहाँ पर सबसे पहले जो शासक था वो गुर्जर प्रतिहार ही थे। और जैसे राठौड़ वंश है, चौहान वंश है, पहले इन्हीं गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, और धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र करके अपना अलग से शासन स्थापित किया था। ठीक है, प्रारंभ में चौहान किसके सामंत थे? गुर्जर प्रतिहारों के। और चौहान वंश में एक शासक होया था गुवक प्रथम। क्या नाम था उसका? गुवक प्रथम। ने गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता में से चौहानों को मुक्त करवाया था। तो वह पहला चौहान शासक है जिसने स्वयं को गुर्जर प्रतिहारों के अधीनता से मुक्त करवाया था। वो कौन सा था? गुवक प्रथम। कौन था? गुवक प्रथम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वाकपति राज हुआ था चौहान शासक, जो चौहानों का एक शक्तिशाली शासक हुआ था। इसने प्रतिहारों को परास्त कर अपनी शक्ति का परिचय दिया था। सबसे पहले गुवक प्रथम आया, इसने तो स्वयं को पृथक किया और चौहान वंश की स्थापित किया स्वतंत्र रूप से। और उसके बाद में वाकपति राजा है जिसने प्रतिहारों को पराजित भी किया था। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में विग्रह वाकपति राज के बाद में विग्रह राज द्वितीय आता है। चौहाना का एक अन्य शक्तिशाली शासक हुआ था जिसने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को भी परास्त किया था। किसे परास्त किया था? मूलराज को, चालुक्य शासक। इन शासकों को इसलिए बताया गया है क्योंकि कई बार परीक्षा में इनका क्रम पूछा जाता है। जैसे गुवक आ गया, गुवक के बाद में वाकपति राज आ गया, और वाकपति राज के बाद में विग्रह राज द्वितीय चौहान वंश का शासक बना था जिसने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को परास्त किया था। चलिए आगे चलते हैं। विग्रह राज द्वितीय के बाद में दुर्लभ राज विग्रह राज द्वितीय के बाद में कौन शासक बना था? चौहान का दुर्लभ राज। और दुर्लभ राज के बाद में बना था गोविंद तृतीय। कौन था? गोविंद तृतीय। दुर्लभ राज के बाद गोविंद तृतीय। सबसे पहले कौन बना था?
वासुदेव चौहान। उसके बाद में हमने पढ़ा गुवक। गुवक वह शासक था जिसने गुर्जर प्रतिहारों से स्वयं को स्वतंत्र किया था। उसके बाद में वाकपति राजा जिसने प्रतिहारों को पराजित किया था। उसके बाद में विग्रहराज द्वितीय जिसने चालुक्य शासक मूलराज को पराजित किया था। उसके बाद में दुर्लभ राज, और दुर्लभ राज के बाद में गोविंद तृतीय चौहान वंश का शासक बना था। इसी गोविंद तृतीय को पृथ्वीराज विजय जो जयनक के द्वारा रचित ग्रंथ है में गोविंद तृतीय की उपाधि वेरीगट के नाम से जानी जाती है। वेरीगट यानी कि शत्रु संहारक। क्या है? वेरीगट यानी कि शत्रु संहारक के रूप में मिलती है। इसके अलावा फरिश्ता के अनुसार गोविंद तृतीय ने गजनी की शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से भी रोका था। किसे? गजनी के शासक को किसने? गोविंद तृतीय ने मारवाड़ में आगे बढ़ने से भी रोका था। इसके बाद में जो शासक बना था वो था विग्रहराज तृतीय, और उसके बाद में बना था पृथ्वीराज प्रथम। कौन बना था? विग्रहराज तृतीय, और उसके बाद बना था पृथ्वीराज प्रथम। विग्रहराज तृतीय और उसके बाद बना पृथ्वीराज प्रथम। और पृथ्वीराज प्रथम का शिलालेख सीकर जिले के रेवासा धाम के निकट जीर्ण माता मंदिर से भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, पृथ्वीराज प्रथम का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है जो जीर्ण माता मंदिर के पास से प्राप्त हुआ है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हर्षनाथ का शिलालेख, जीर्ण माता का शिलालेख और इसके अलावा बिजोलिया शिलालेख, इन सभी तीनों शिलालेखों का संबंध किससे है? चौहान वंश के शासकों से संबंधित है। और ये थे शासकों के क्रम। इतिहास में इन्हें ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है। गुवक के बाद में वाकपति, वाकपति के बाद में विग्रहराज द्वितीय, उसके बाद में दुर्लभ राज, दुर्लभ राज के बाद गोविंद तृतीय, गोविंद तृतीय के बाद विग्रहराज तृतीय, और उसके बाद में पृथ्वीराज प्रथम जिसके समय का जीर्ण माता के मंदिर से एक शिलालेख भी प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं अजमेर के संस्थापक अजयराज के बारे में। अजयराज जिनका शासनकाल 1105 से 1133 ईस्वी तक रहा था। अजयराज जिनका शासनकाल है 1103 से लेकर के 1133 ईस्वी तक रहा था। अजयराज ने 1113 में अजयराज ने 1113 में अजमेरू नगर यानी कि अजमेर नगर को बसाया था। अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी? अजयराज ने। कब की थी? 1113 में। और इसे अजमेर नगर को बसाने के बाद में अजमेर को इसने अपनी राजधानी भी बनाया था। इस प्रकार हम देख सकते हैं, जैसे हमने मारवाड़ में जोधा के बारे में पढ़ा, उसने जोधपुर बसाया और अपनी राजधानी बनाई। इसके मेवाड़ में पढ़ते हैं उदय सिंह जिसने उदयपुर को बसाया और उसे अपनी राजधानी भी बनाया था। और इसी प्रकार अजयराज ने अजमेर नगर को बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। अजयराज ने चांदी तथा तांबे के सिक्के भी चलाए थे जिस पर अजय प्रिय दंभ कहलाते थे। अजयराज ने चांदी तथा तांबे के सिक्के भी चलाए थे जो अजय प्रिय दंभ भी कहलाए थे। इसके अलावा उसने अपनी जो कुछ मुद्राएं हैं उस पर अपनी रानी सोमालवती का भी नाम भी अंकित किया था। किसने? अजयराज ने। अजयराज ने अजय प्रिय दंभ और सोमलवती के नाम से सिक्के भी जारी किए थे। इसके द्वारा गर्जन मातंगों पर भी विजय प्राप्त की गई थी। किसके द्वारा? अजयराज के द्वारा। अजयराज ने गर्जन मातंगों पर भी विजय प्राप्त की थी। ये स्वयं शैव मतावलंबी होने पर भी इसने जैन धर्मावलंबियों को मंदिर बनाने की भी अनुमति दी थी और पार्श्वनाथ के मंदिर के लिए एक स्वर्ण कलश भी प्रदान किया था। यानी कि जो अजमेर का शासक है अजयराज, वो धार्मिक सहिष्णुता विचारधारा रखता है। स्वयं वैष्णव धर्म शैव धर्म का होने के बाद में इन्होंने जैन धर्म के विकास के लिए भी स्वर्ण कलश भी भेंट की थी। ठीक है, यह था अजमेर के शासक अजयराज। इनके बारे में महत्वपूर्ण बातें यही है। नंबर 1 कार्यकाल 1105 से 1113। दूसरा 1113 में इन्होंने अजमेर नगर बसाया। इसके अलावा उसने अजय प्रिय दंभ और सोमलवती नाम से सिक्के जारी किए थे। और इसके अलावा उन्होंने जैन धर्म के लिए मंदिर बनाने के लिए दान भी दिया था।
चलिए अगले शासक पर चर्चा करते हैं। अगला शासक है अर्णोराज, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दादोजी थे। इनका शासनकाल 1133 से लेकर के 1155 तक रहा है। अर्णोराज का शासनकाल कब से कब तक है? 1133 से लेकर के 1155 तक। अर्णोराज ने तुर्कों एवं मालवा के शासकों को परास्त किया, मगर गुजरात के शासक कुमारपाल चालुक्य से परास्त भी हुआ था। अर्णोराज ने तुर्कों एवं मालवा के शासक को परास्त किया, मगर गुजरात के शासक कुमारपाल चालुक्य के हाथों से परास्त भी हुए थे। चलिए आगे चलते हैं। इसने अजमेर में अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था और पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। इस अन्ना सागर झील के बारे में एक बात है कि अर्णोराज के द्वारा लाखों की तुर्की सेना को सफाया किया गया था, तो उसकी जो वहां की भूमि थी वो खून से लथपथ हो गई थी। तो उसी भूमि को साफ करने के लिए अर्णोराज ने इस अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था, और इसी के चारों ओर बारादरी भी स्थित है, जो किसके द्वारा बनाई गई थी? जहांगीर के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, अजमेर में इन्होंने अन्ना सागर झील का निर्माण कराया। इसके अलावा पुष्कर में वराह मंदिर, ये वराह भगवान विष्णु का एक अवतार है, उसका निर्माण भी करवाया था। किसके द्वारा? अर्णोराज के द्वारा। इसने अजमेर में खतरगच के अनुयायियों के लिए भूमिदान भी किया था। अजमेर के चौहान शासक हैं अर्णोराज ने खतरगच के अनुयायी है उनके लिए भूमिदान भी दिया था। ये बात इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसके अलावा ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षाओं में पूछी भी गई है कि देवबोध और धर्मघोष प्रचंड विद्वान किस चौहान शासन काल में थे? देवबोध और धर्मघोष, कौन देवबोध और धर्मघोष है किन चौहान शासक के काल में थे? तो उत्तर रहेगा हमारा अर्णोराज के काल में। किसके काल में? अर्णोराज के काल। अन्ना सागर झील के स्थान पर ही अर्णोराज ने तुर्कों के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें अर्णोराजों के द्वारा तुर्कों का व्यापक रूप से नरसंहार किया गया था, और उसी जमीन को वापस पवित्र करने या उसे साफ करने के लिए उन्होंने अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। किस झील का निर्माण करवाया था? अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था अर्णोराज, जिसने अन्ना सागर झील का निर्माण कराया। एक बात ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इन्होंने वराह मंदिर का निर्माण करवाया था, यह भी बात महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देवबोध और धर्मघोष इनके दरबार में प्रकांड विद्वान भी थे, ये बात भी महत्वपूर्ण है। ये तीन बातें इनके काल में महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर कोई सामान्य सी बात पूछे तो इनका शासन काल है जो 1133 से लेकर के 1155 तक है। इसके बाद में जो चौहान वंश के शासक बने थे वो थे विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ का काल का जो शासन काल था वो श्रवण काल कहा जाता है। चौहान के शासकों में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी प्राप्त की थी। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इनका शासन काल 1158 से लेकर के 1163 तक। कहां से? 1158 से 1163 तक। दूसरी बात, इसने तोमरों को पराजित कर दिल्ली तथा हंसी पर अपना अधिकार किया था। तो वह यहां पर प्रश्न बनता है कि वह कौन सा चौहान शासक था जिसने दिल्ली पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था सर्वप्रथम? तो वो था विग्रहराज चतुर्थ। कौन है? चतुर्थ। अब इन चीजों को ध्यान में रखना है आपको। किन बातों को? कि ये चतुर्थ है, प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय। कई बार एग्जाम में इस प्रकार के भी ऑप्शन आ सकते हैं, और खासकर जो कर्मचारी चयन बोर्ड पेपर लेता है तो उसमें तो ये अनिवार्य रूप से मिल जाते हैं इस प्रकार के ऑप्शन। और इस प्रकार ये दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक भी था। कौन है? विग्रहराज चतुर्थ दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक था विग्रहराज। इसने गजनी के शासक खुसरू शाह को भी युद्ध में परास्त किया था। किसे? इसने गजनी के शासक खुसरू शाह को भी युद्ध में परास्त किया था। विग्रहराज और पृथ्वीराज के बारे में सभी बातें महत्वपूर्ण हैं, और परीक्षा में लगभग विग्रहराज से संबंधित एक प्रश्न अवश्य आता है। और ज़्यादातर उसमें जो प्रश्न है कि नंबर 1 शिवालिक अभिलेख के अनुसार दिल्ली पर अधिकार करने वाला
चौहान शासक कौन था? विग्रह राज। और इसके अलावा एक प्रश्न और है कि ललित विग्रह राज नाटक की रचना किसने की? हरकेली नाटक की रचना किसने की? ये इस प्रकार के प्रश्न हर बार पेपर में रिपीट होते ही हैं। इसके बाद में अगर अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है तो देखो कि गजनी के शासक खुसरो शाह को भी युद्ध में परास्त किया था। विग्रह राज चतुर्थ ने गजनी के शासक खुसरो शाह को भी युद्ध में परास्त किया था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। कवि जयनक भट्ट ने, किसने? कवि जयनक भट्ट ने विग्रह राज को कवि बांधव की उपाधि भी दी थी। कवि जयनक भट्ट ने विग्रह राज को कवि बांधव की उपाधि भी दी थी। अर्थात जयनक भट्ट के द्वारा किस चौहान वंश शासक को कवि बांधव की उपाधि दी गई थी? विग्रह राज को। क्योंकि यह कविताकार था, इसने स्वयं भी कई कविताओं की और नाटकों की रचना की थी, जिस प्रकार महाराणा कुंभा थे। इसके बाद में आगे चलते हैं। विग्रह राज ने स्वयं हरकेली नाटक और उसके दरबारी विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रह राज नाटक की रचना भी की थी। विग्रह राज के द्वारा स्वयं हरकेली नाटक का निर्माण रचित की गई थी और उसका जो दरबारी था सोमदेव ने ललित विग्रह राज नाटक की रचना की थी। ठीक है, विग्रह राज ने स्वयं हरकेली नाटक और उसके दरबारी विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रह राज नाटक की रचना की थी। इसके अलावा विग्रह राज ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला भी बनवाई थी और उस पर हरकेली नाटक की कुछ पंक्तियां भी लिखी गई थी। किस पर? अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनाई और उस पर हरकेली नाटक की कुछ पंक्तियां भी खुदवाई गई थी। चलिए आगे चलते हैं। इसी अजमेर के संस्कृत पाठशालाओं को जब अजमेर पे तुर्कों का आक्रमण किया था और अपना अधिकार किया था, उसी समय जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, उसने इस संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर वहां पर 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद भी बनवाई थी। अब इस 2.5 दिन का झोंपड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह 2.5 दिन के भीतर बनकर तैयार हो गया था और इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद रखा गया था। यह पूर्व में संस्कृत पाठशाला थी जिसे तोड़कर बाद में भी 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया गया था। इसके अलावा विग्रह राज ने बिसलपुर बसाया था और बिसलपुर झील भी बनवाई थी। बिसलपुर जो टोंक में स्थित शहर है ना, उसका जो स्थापक है वो कौन है? विग्रह राज चतुर्थ है और वहां पर बिसलपुर झील का भी निर्माण करवाया था। विग्रह राज का काल स्पादलक्ष के चौहानों का श्रवण काल माना जाता है। किसे? शाकंभरी के या अजमेर के चौहान। किसी प्रकार का अगर प्रश्न पूछा जाए तो उनका श्रवण काल किस चौहान वंश से था, शासक से था, तो इसका राइट आंसर रहेगा विग्रह राज। विग्रह राज का काल श्रवण काल कहा जाता है चौहान वंश में। चलिए आगे चलते हैं। कि दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख, दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख में विग्रह राज का वर्णन है। अब ये दिल्ली शिवालिक लेख का संबंध किस चौहान वंश के शासक से है? तो उसका राइट आंसर रहेगा विग्रह राज। अगर कोई इस प्रकार के कोई फैक्ट पूछ ले कि शिवालिक अभिलेख के अनुसार ये शासक कौन था, इस प्रकार के अगर कोई भी प्रश्न पूछे, अगर आपको आंसर आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो अगर शिवालिक लेख नाम लिख मिल जाता है तो इसका राइट आंसर एक ही रहेगा, वो रहेगा विग्रह राज। क्या रहेगा? विग्रह राज। शिवालिक अभिलेख का संबंध किससे है? विग्रह राज से है। चलिए आगे चलते हैं और इनके बारे में विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या विचार रखे हैं। दशरथ शर्मा जी लिखते हैं कि इनकी महत्ता निर्विवाद है क्योंकि एक सेना अध्यक्ष के साथ साथ ये एक विजेता भी है, साहित्य का संरक्षक भी है, अच्छा कवि भी है और सूझबूझ वाला निर्माता भी था। दशरथ शर्मा ने किस शासक के बारे में कहा था कि इसकी जो महत्ता है वो निर्विवाद है? एक सेना अध्यक्ष होने के साथ साथ यह एक विजेता भी है, साहित्य का संरक्षक भी है, अच्छा कवि भी है और सूझबूझ वाला। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? दशरथ शर्मा ने कहा था विग्रह राज चतुर्थ के बारे में। चलिए आगे चलते हैं।
पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन था? जयानक, जिसने विग्रहराज को कवि बांधव की उपाधि दी थी। उन्होंने कहा था कि विग्रहराज की मृत्यु हो गई है। विग्रहराज की मृत्यु हो गई है तो कवि बांधव की उपाधि निरर्थक हो गई है, क्योंकि अब उस उपाधि को धारण करने की क्षमता किसी में भी नहीं है। यह बात कही थी पृथ्वीराज चौहान, जो तृतीय पृथ्वीराज हुए हैं उनके दरबारी जयानक ने, जिनकी रचना है पृथ्वीराज विजय में। और उसी पृथ्वीराज विजय में चौहान वंश को उन्होंने सूर्यवंशी बताया था और विग्रहराज के लिए कवि बांधव शब्द का उपयोग किया था। और उन्होंने कहा था कि विग्रहराज की मृत्यु के साथ कवि बांधव की जो उपाधि है वो निरर्थक हो गई है। अब उस उपाधि को धारण करने की क्षमता किसी में भी नहीं है। इसके अलावा कील हॉर्न ने भी, जो एक विदेशी यात्री विद्वान रहे हैं, उन्होंने कहा था कि विग्रहराज की विद्वता का प्रशंसा करते हुए स्वीकार किया है कि वह उन हिंदू शासकों में से एक व्यक्ति है जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था। कील हॉर्न ने क्या कहा था विग्रहराज के बारे में कि यह उन हिंदू शासकों में से एक व्यक्ति था जो कालिदास जैसे भव्य विद्वान और भवभूति जैसे प्रचंड विद्वान के बराबर होड़ कर सकता था। ठीक है, ये थी हमारी आज की क्लास। दोस्तों, विग्रहराज की एक एक लाइन परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसे विशेष रूप से ध्यान देना। इन बातों पर एक बार पुनः थोड़ी चर्चा कर लेते हैं जल्दी। विग्रहराज चतुर्थ, कार्यकाल 1158 से 63। इसने तोमर को पराजित करके तोमर को पराजित किया और दिल्ली पर अपना अधिकार किया। और दिल्ली पर अधिकार करने वाला यह प्रथम चौहान शासक था। इसके अलावा इन्होंने गजनी के शासक खुसरो शाह को भी युद्ध में पराजित किया था। कवि जयानक भट्ट ने इन्हें विग्रहराज को कवि बांधव की उपाधि दी थी। विग्रहराज ने स्वयं हरकेली नाटक तथा उसके दरबारी विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना की थी। इसके अलावा अजमेर में विग्रहराज ने एक संस्कृत पाठशाला बनाई थी जिस पर हरकेली नाटक की कुछ पंक्तियां भी खुदवाई थी। परंतु कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो गुलाम वंश का था, उसने इसमें संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर यहाँ पर 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया था। विग्रहराज ने बिशलपुर बसाकर यहाँ पर बिशलपुर झील भी बनवाई थी। विग्रहराज का समय पादलक्ष का श्रवणकाल भी कहा जाता है। दिल्ली शिवालय स्तंभ लेख का संबंध भी विग्रहराज से है। दशरथ शर्मा ने कहा था कि इसकी महत्ता निर्विवाद है, क्योंकि ये एक सेनाध्यक्ष के साथ साथ एक विजेता, एक साहित्यिक संरक्षक और अच्छा कवि और सूझबूझ वाला निर्माता भी था। इसके अलावा पृथ्वीराज विजय का लेखक जयानक भी कहता है कि विग्रहराज की मृत्यु के बाद कवि बांधव की उपाधि भी निरर्थक हो गई है, क्योंकि इस उपाधि को धारण करने की अब क्षमता किसी में नहीं है। इसके अलावा एक विदेशी यात्री है कील हॉर्न ने भी इनकी विद्वता की प्रशंसा करते हुए कहा था कि यह उन हिंदू शासकों में से एक था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी लगी। और इसमें मैंने कुछ सुधार किए हैं, जो हैंडराइटिंग है, लिखित नोट्स हैं उसमें। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, क्योंकि एक विद्यार्थी ने मुझे कहा था कि सर थोड़ा साफ लिखो, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, इसके लिए इसमें थोड़ा सुधार किया गया है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।